नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। ग्लोबल बाजार निवेश के मौके अपार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश का रुझान बढ़ता जा रहा है। उसकी क्या वजह है, या आज हम समझने की कोशिश करेंगे अपने इस खास शो में। और कौन सा नया फंड ऑफर अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेशकों के लिए सामने आया है, इस पर भी करेंगे खास चर्चा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश का क्या है तरीका, ये आज हम समझने वाले हैं अपने इस शो में। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है प्रतीक ओसवाल, ये हैं हेड पैसिव फंड मोतीलाल ओसवाल एएमसी, और साथ ही हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी। प्रतीक और विकास दोनों का हम स्वागत करते हैं मनी गुरु में। और शो में क्या है खास, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। आज शो में हम खास तौर पर समझेंगे क्यों बढ़ रहा है ग्लोबल निवेश का ट्रेंड। यूएस मार्केट के अलावा निवेश के ग्लोबल मौके कहां, कैसे करें विकसित बाजार में निवेश। साथ ही समझेंगे क्या है मोतीलाल ओसवाल के नए इंडेक्स फंड की खासियत। चलिए यहां पर करते हैं अब शो की शुरुआत। और विकास, जैसा हमने शो की शुरुआत में बोला था, हम ट्रेंड भी देखने को हमें मिल रहा है। आपके पास भी काफी ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन होगी कि इंटरनेशनल मार्केट काफी ज्यादा बजिंग है और जो निवेशकों का जो रुझान है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है ग्लोबल बाजार में निवेशकों का जो निवेश का ट्रेंड है वो अपवर्ड की तरफ नजर आ रहा है? ग्लोबल बाजार इतने ज्यादा अट्रैक्टिव आजकल के टाइम पर क्यों है? जो निवेशक है वो बहुत जागरूक हो गए हैं। उनका नॉलेज लेवल, इंफॉर्मेशन लेवल अब बहुत बढ़ने लग गया है। वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर डे टू डे लाइफ में हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, गूगल यूज कर रहे हैं, जूम कॉल्स हम यूज कर रहे हैं, या हम नेस्ले के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो ये जो लोग हैं ये क्वेश्चन करते हैं कि ये कौन सी कंपनीज है जिनका इतना यूसेज डे टू डे लाइफ में हो रहा है, लेकिन इनके स्टॉक्स हम नहीं ले पा रहे या क्यों नहीं ले सकते। ये एक डिमांड बेस्ड भी होता है कि समटाइम्स ऐसा नहीं है कि एक म्यूचुअल फंड वाला प्रोडक्ट ही लेकर आएगा तो उसको बेचेगा। कई बार डिमांड लेड भी होता है कि निवेशक ये सोचते हैं कि यदि हम इन सब चीज़ों का रोजमर्रा की जिंदगी में इतना यूसेज कर रहे हैं, और ये सिर्फ टियर 1 टियर 2 सिटीज में नहीं बल्कि गाँव में आप देखेंगे तो फेसबुक की यूसेज है, ट्विटर की यूसेज है, या नेटफ्लिक्स लोग देखते हैं, या नेस्ले के प्रोडक्ट यूज करते हैं, या सैमसंग के प्रोडक्ट। तो हम जिन कंपनीज का मैं नाम ले रहा हूं, ये कोई आजकल ये प्रोडक्ट ऑफरिंग नहीं आई है। सदियों से ये, मतलब 10-20 सालों से ये चलता आ रहा है। तो एंड ऑफ द डे यूजर ये सोचता है कि यदि हम इतना यूसेज कर रहे हैं इसकी, तो क्यों ना इन कंपनी में निवेश किया जाए। और जब इस कंपनी में निवेश करने की इच्छा जागरूक होती है तो वहां पे फिर म्यूचुअल फंड्स वाले आके बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको एक प्रोडक्ट क्रिएट करके देंगे जहां पे आप खुद से तो नहीं जाके इन्वेस्ट कर सकते, लेकिन आप हमारे टेबल के थ्रू, हमारे डेस्क के थ्रू आपको हम उन कंपनीज या उन कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के मौके बनाकर देंगे। तो यहाँ से इस एसेट क्लास को कह सकते हैं आप, इसका ट्रैक्शन शुरू होता है और एक नया आयाम खुलता है इन लोगों के लिए। बिल्कुल नया आयाम निवेशकों के लिए खुलता है। और ये इस बात से भी साबित होता है कि लगभग 97% की जो दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज हैं वो इस वक्त भारत के बाहर हैं। मतलब पूरा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें, ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन में सिर्फ 3% जो हिस्सेदारी है या हिस्सा है वो इस वक्त भारत का है। अब ये जो इक्विटी मार्केट का जो ये टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो पूरा एक परसेंटेज है, जरा और बेहतर ढंग से समझते हैं। प्रतीक हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। प्रतीक, हम आपसे यही जानना चाहते हैं, जब इंटरनेशनल निवेश की बात करते हैं, अभी विकास ये बता रहे थे कि क्यों निवेशकों का जो रुझान है वो ग्लोबल निवेश की तरफ बढ़ता जा रहा है, और आप शायद आंकड़ों के जरिए, परसेंटेज के जरिए बेहतर ढंग से निवेशकों को बता पाएंगे कि क्यों इंटरनेशनल मार्केट्स निवेशकों की पसंद क्यों बनता जा रहा है। प्रतीक सुन पा रहे हैं हमें?
ओके, प्रतीक से थोड़ी देर में फिर से करते हैं बातचीत। तब तक विकास, मैं आपके पास आ रही हूं। इनफैक्ट ये जो पूरा मार्केट है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जैसा मैंने कहा था कि सिर्फ 3% जो मार्केट शेयर है भारत के पास है। अमेरिका का इसमें सबसे ज्यादा 59% शेयर है जी। जो विकसित बाजार है, जिसको डेवलप मार्केट कहते हैं, वो 28% के शेयर पर है और 10% इमर्जिंग मार्केट का हिस्सा है। अब जब हम ग्लोबल बाजार में निवेश की बात करते हैं, तरीका क्या होता है? आपने थोड़ा बहुत जिक्र किया था कि हाँ, ग्लोबल बाजार में किसी को निवेश करना है तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं और वो मौका देती है ग्लोबल बाजार में निवेश करने का। लेकिन एक आम निवेशक के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं टीवी पर, वो अपने पोर्टफोलियो में एक इंटरनेशनल शेयर या इंटरनेशनल स्टॉक का एक्सपोजर ले कैसे सकते हैं? क्या होता है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो उनके लिए म्यूचुअल फंड रूट से नैस्डैक लिया जा सकता है। नैस्डैक 100 फंड्स है, जैसे मोतीलाल ओसवाल की अगर आप बात कर रहे हैं तो इनके पास में नैस्डैक 100 भी एक फंड है, जहां पे नैस्डैक में जो टॉप की 100 लिस्टेड कंपनीज है उसमें निवेश जाता है। तो वो एक तरीका है। चाइना ओरिएंटेड फंड्स हैं या जापान ओरिएंटेड फंड्स हैं अपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, ये थ्रू म्यूचुअल फंड रूट हो गया। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी अभी अलाउड कर दी गई है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे सिमिलर, जैसे इंडिया में डीमैट अकाउंट खोले जाते हैं या कस्टोडियन अकाउंट होता है, वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट और कस्टोडियन अकाउंट खुलते हैं, जो कि समहाउ उस कंट्री के प्लेटफॉर्म्स को केटर करते हैं। तो एक वो तरीका होता है कि जहां से इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की जा सकती है। सो मेनली अगर एक म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर की बात करते हैं या एक नए निवेशक की बात करते हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं है बट उनकी इच्छा जरूर है, तो ये म्यूचुअल फंड रूट से इंडेक्स फंड्स जिनको हम बोलते हैं, सो वो एक इंडेक्स बास्केट हो गई, बास्केट ऑफ स्टॉक्स हो गई, जो अलग अलग तरह के इंडेक्स होते हैं। जैसे MSCI इंडेक्स है तो उसके थ्रू उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहां पे आपको इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स मिल जाएगा, या जैसे मोतीलाल ओसवाल के यहाँ से भी इनके MSCI में एक दो फंड्स हैं जो इनके टेबल से ऑफर किए जा रहे हैं, और नैस्डैक 100 जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये एक प्रोडक्ट बास्केट है। तो टिपिकली अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड स्पेस में बास्केट ऑफ फंड, या जिसको हम इंडाइसिस बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, वो मिलता है। तो उसका एक अच्छी चीज क्या है कि अगर आप खाली एक टेस्ला का या गूगल का एक शेयर खरीदने जाएंगे तो आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और यदि आपको केवल 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना है तो आप इन 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ एक 5,000 की SIP से। सो ये एक ब्यूटी है म्यूचुअल फंड रूट से जाने की, कि आप एक बिगर इंडाइसिस खरीद सकते हैं, बिगर कंपनीज खरीद सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट। बिल्कुल, तरीका क्या है इंटरनेशनल बाजार में निवेश का, विकास ने बताया। लेकिन जब हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ यूएस की तरफ क्यों देखें? अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल निवेश के जरिए डाइवर्सिफिकेशन करना है तो आप इंटरनेशनल निवेश में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तरीका कैसे हो सकता है? प्रतीक हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं शो में। प्रतीक, आई होप आप मुझे अब अच्छे से सुन पा रहे होंगे। जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम यूएस मार्केट को देखते हैं, और अभी शो की शुरुआत में हम कह रहे थे बिल्कुल ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 59% जो शेयर है वो अभी यूएस स्टॉक्स के पास है। भारत का सिर्फ 3% है उसमें उसकी हिस्सेदारी। फिर 28% पर डेवलप मार्केट्स हैं और 10% पे इमर्जिंग मार्केट्स हैं। तो मानिए अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी किसी को डाइवर्सिफाई करना है, यूएस के अलावा भी निवेशकों के पास मौके हैं? हाँ जी, नमस्ते स्वाति जी, आपके शो में रखने के लिए धन्यवाद। तो अगर आप देखते हो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग ये जो कैटेगरी है, आप अगर 3 साल बाद देखते हो, 3 साल पहले ये कैटेगरी था करीबन 2 से 3 हजार करोड़, आज हो गया कैटेगरी ऑलमोस्ट 40,000 करोड़। तो बहुत सारे लाखों इन्वेस्टर आज इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर निवेश कर रहे हैं, और इसमें यूएस बहुत ही मशहूर हो गया है। मेरे हिसाब से 90 से 95% के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो यूएस में है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने जो अभी बोला था कि यूएस सिर्फ 59% है, और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट देखते हो तो बाकी का जो 40% जो उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमारे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करना हो तो आपको मतलब यूएस के बाहर भी देखना चाहिए।
मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर बहुत सारे निवेशकों को अगर बहुत ही आसान या फिर सिंपल रखना है इन्वेस्टमेंट, तो हमारे हिसाब से यूएस आपके लिए काफी है। अगर आपको एक ही फंड खरीदना हो या फिर 2 फंड खरीदना हो तो मेरे हिसाब से यूएस काफी है। लेकिन अगर बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है जो आज पूछ रहे हैं कि हमने यूएस में तो इन्वेस्ट कर दिया है लेकिन इसके बाहर भी हमें निवेश करना हो, तो उसमें आज आपके साथ ऑप्शंस नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत सारे अभी ऑप्शंस आने वाले हैं मार्केट में। बिल्कुल, तो निवेश के विकल्प बहुत सारे हैं और विकास जैसे प्रतीक कह रहे हैं कि मौके यूएस के बियॉन्ड भी हैं। मतलब अगर आपको 1 या 2 फंड में निवेश करना है तो यूएस तो अपने आप में एक यूनिवर्स ही है इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर लेने के लिए। लेकिन जैसे यूरोप के बाजार हो गए, जापान के बाजार हो गए, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाजार हो गए, मतलब ग्लोबल निवेश में भी डाइवर्सिफिकेशन के मौके बहुत है निवेशकों के पास। आप प्रतीक के बात में कुछ और ऐड करना चाहेंगे डाइवर्सिफिकेशन को लेकर विद इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट? या प्रतीक बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यदि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो यूएस एक बड़ा मार्केट है, वहां से स्टार्ट करना चाहिए। बट अगर आप एक जनरली आंकड़े देखेंगे तो जब ग्लोबल मंदी आई थी तो उसमें देखेंगे कि यूएस मार्केट्स की जो गिरावट हुई थी और यूरोपियन बाजार और जैसे एशियन बाजार गिरे थे, उसमें अगर आप खाली एक जापान को देखेंगे तो उन्होंने आउट परफॉर्म किया था, यानी कि जापान उतना नहीं गिरा था जितने बाकी की कंट्रीज की मार्केट्स की गिरावट हुई थी। तो क्या होता है कि कई बार ऐसा नहीं, मतलब ऑल्दो हम ये बोलते हैं कि ग्लोबल डिपेंडेंसी होती है हर एक कंट्री की, बट समटाइम्स कैसा होता है कि कुछ ऐसे रीजंस बनते हैं जहां पे किसी एक पर्टिकुलर देश या पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का मार्केट्स गिरती है पर दूसरे कॉन्टिनेंट्स या दूसरे कंट्रीज का जो गिरावट है वो उतनी नहीं होती, या वो अदर वे राउंड भी हो सकता है कि हो सकता है यूएस मार्केट गिरे लेकिन ब्राजील की मार्केट बहुत आगे चली जाए। तो इसके लिए वो जो आगे फर्दर डाइवर्सिफिकेशन है वो जरूरी है। और उसमें जैसे इन्होंने बोला कि आप यूएस के बियॉन्ड भी देखिए तो उसमें आपको जापानीज मार्केट या स्विस मार्केट्स हो गया या यूरोपियन बाजार हो गए या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो जो ये दूसरे बाजार हैं इनको इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज इनका भी एक वेटेज है वर्ल्ड मार्केट्स में। तो इसलिए फर्दर डाइवर्सिफिकेशन यदि आप करना चाहते हैं तो दूसरे बाजारों पे देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो विकसित बाजार का भी जो एक प्लेटफॉर्म है निवेशकों के लिए वो भी कम आकर्षक नहीं है। और प्रतीक, ये आपसे समझना चाहते हैं कि ग्लोबल बाजार में निवेश का जो तरीका है, अभी आपके ज्वाइन होने से पहले विकास हमें समझा रहे थे कि कैसे आप भारत में रहकर ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन या ग्लोबल एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इंडेक्स फंड या पैसिव म्यूचुअल फंड के जरिए एक निवेश का एक बेहतरीन जरिया माना जाता है। निवेशकों की समझ के लिए मैं चाहती हूं आप समझाइए कि एक पैसिव म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन में एक निवेशक की मदद कैसे करता है? हाँ जी, तो अगर आप आज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट देखते हो तो उसमें 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट स्टाइल होते हैं और या फिर 2 प्रकार के फंड होते हैं। एक होता है एक्टिव फंड और दूसरा होता है पैसिव फंड। अगर आप देखते हो बहुत सारे ये जो फंड्स है जो फेमस है आज, उनका मैनेजमेंट एक्टिव होता है। उसका मतलब क्या होता है कि एक फंड मैनेजर जो होता है वो डिसाइड करता है कौन से स्टॉक्स खरीदना चाहिए और कौन से स्टॉक बेचना चाहिए। तो ये बहुत ही मशहूर है और प्राइमरीली पूरा जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो एक्टिव पे चलता है। लेकिन लास्ट 3 या 4 सालों में पैसिव फंड्स भी बहुत ही मशहूर होने रहा है। एक पैसिव फंड होता क्या है, अगर आप देखते हो बहुत सारे जो इंडेक्स होते हैं या फिर निफ्टी या सेंसेक्स, ये होते हैं ब्रॉड इंडिकेटर जो मार्केट के, और इनमें भी आप निवेश कर सकते हो। आज के तारीख में बहुत सारे हजारों फंड है और उसमें से चूज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है कि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके लिए पैसिव फंड बहुत ही आसानी से निवेश कर सकते हैं। अगर आपने निफ्टी 50 में जो निवेश किया है तो अगर निफ्टी से 5 या 6% ऊपर गया तो आपका भी इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जाएगा। तो पैसिव इन्वेस्ट में निवेश करना बहुत ही आसान हो गया है। और इंडेक्स फंड या ETF में और क्या हो गया है, ये कॉस्ट भी बहुत ही कम हो गया है। अगर आप देखते हो हर साल आपका जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है और उसमें से पैसिव फंड का जो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। और रिटर्न्स भी देखोगे लास्ट 15 या 20 सालों में पैसिव फंड्स के रिटर्न भी बहुत ही बढ़िया है। तो क्या हो रहा है, ये जो नया कैटेगरी बहुत ही फेमस हो गया है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश को देखते हो, हमारे देश में 5 या 6 हजार फंड्स होते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स देखते हो तो वहां पे तो बहुत ज्यादा फंड्स हैं, मतलब 1-2 लाख से ज्यादा फंड्स हो गए। तो वहां पे निवेश करना कैसे चाहिए और वहां पे क्या होता है कि हमें ज्यादा एक्सपर्टीज भी नहीं होता है। अगर हमें यूएस में इन्वेस्ट करना हो या फिर यूरोप में इन्वेस्ट हो या फिर
चाइना में इन्वेस्ट करना, तो वहां पे पैसिव फंड्स बहुत ही आसान होता है। अगर आप देखते हो एक नैस्डैक फंड या फिर S&P 500 फंड या फिर कोई भी जो इंडेक्स फंड या पैसिव फंड होता है, आप आसानी से लो कॉस्ट में आप उसी ज्योग्राफी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडेक्स फंड के द्वारा। तो बहुत ही आसान हो जाता है आपका निवेश। आपको परफॉर्मेंस के बारे में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो पैसिव फंड है वो 20, 30, 40, 50 साल के लिए रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस इस टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा रहा है। तो आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही ईजी है, आपको चॉइस में बहुत ही ईजी रहता है पैसिव फंड्स में, और कॉस्ट भी आपको बहुत ही ईजी रहता है। तो ये तीन मिला के इसलिए एटलीस्ट अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिए इंडेक्स फंड बहुत ही आसान है। ओके, तो इंडेक्स फंड की हमने चर्चा की शुरुआत की कि अब ग्लोबल बाजार में आपको निवेश करना है तो पैसिव इन्वेस्टिंग या इंडेक्स फंड के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। अब ग्लोबल बाजार में निवेश के लिए न्यू फंड ऑफर में क्या नया इंडेक्स फंड आया है, इस पर भी खास चर्चा पर एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। ग्लोबल बाजार में न्यू फंड ऑफर, ग्लोबल बाजार में निवेश करने के लिए नया फंड ऑफर आपके लिए, और इस पर चर्चा हम करेंगे प्रतीक ओसवाल से ही, जो मोतीलाल ओसवाल से हमारे साथ हैं, और विकासपुरी कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। प्रतीक, जब कोई नया फंड आता है निवेशकों के लिए, वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार उसके आने के पीछे के उनके लिए बेनिफिट क्या हो सकता है, और ऐसा ही एक नया फंड ऑफर आप भी पेश कर रहे हैं, वो भी ग्लोबल निवेश के लिए। इसकी खासियत के बारे में आप निवेशकों को जरूर बताइए। हाँ जी, तो अगर आप देखते हो ये जो अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट का ये जो मार्केट है, यहाँ पे यूएस तो बहुत ही मशहूर है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट है और बहुत सारे निवेशक है, उनको अभी यूएस के बाहर के जो इन्वेस्टमेंट्स है या फिर अपॉर्चुनिटीज है, उनके लिए ये फंड हमने नया लाया है। इसको बोलते हैं एक मोतीलाल ओसवाल MSCI ईफा टॉप 100 सिलेक्ट इंडेक्स फंड। तो बहुत ही लंबा नाम है, मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि ये फंड में ये एक पैसिवली मैनेज फंड है, तो इसमें कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये जो टॉप 100 कंपनियां हैं ईफा, जिसको बोलते हैं यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और फार ईस्ट, बेसिकली बहुत सारे जो बड़ी कंपनियां हैं यूरोप में, यूके में और जापान में, ये फंड में मौजूद है। तो इस फंड में खासियत क्या है, अगर आप देखते हो कि जो ये पूरा डेवलप मार्केट्स का जो रीजन है यूएस के बाहर, ये बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल, पॉलिटिकली स्टेबल और बहुत ही मतलब स्टेबल जगह है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे ग्लोबल कंपनियां भी हेडक्वार्टर्ड है। तो अगर आप देखते हो बहुत सारी जो क्वालिटी कंपनीज है, ये और जो टॉप 100 कंपनियां है ये रीजन में, उसको आप निवेश कर सकते हो ये फंड के द्वारा। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है जिनको मतलब यूएस के बाहर इन्वेस्ट करना है, ये है एक रीजन जो 28 ऑलमोस्ट 30% का ये जो पूरा वर्ल्ड का मार्केट कैप है, ये एक रीजन से आता है। इसलिए ये फंड जो है ये 10 देशों में है, उनमें से 100 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनमें निवेश करता है। ओके, तो ये विकसित जो बाजार है, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड मार्केट है, उसमें निवेश करता हुआ या मोतीलाल ओसवाल का नया इंडेक्स फंड, इसमें जो एक बेसिक क्रक्स है पूरे इस फंड का, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे मार्केट्स में निवेश है, किसका वेटेज कितना है ये कैसे डिसाइड होगा, रीबैलेंसिंग कैसे होगी, इस पर कैसे थॉट प्रोसेस काम किया गया है? हाँ जी, तो अगर आप देखोगे हर जो इंडेक्स होता है उसका एक मेथोडोलॉजी होता है। तो इस इंडेक्स में कैसे ये जो 100 कंपनियां कैसे आती है, हम जो ये डेवलप मार्केट्स रीजन देखते हैं, जो सभी 21 देशों है जो यूएस के बाहर है, जो डेवलप मार्केट्स के लिस्ट में आते हैं, उनमें से हम टॉप 10 देशों को हम सिलेक्ट करते हैं, और उनमें से हम टॉप 100 कंपनियां को सिलेक्ट करते हैं ये इंडेक्स को जो के लिए जो ये क्वालिफाई होते हैं, और हम ये इंडेक्स को हर क्वार्टरली रीबैलेंस करते हैं। तो अगर कोई भी कंपनी इंडेक्स में नंबर से 60 से 110 हो गया है, तो ये इंडेक्स से निकल जाएगा, और जो भी कंपनी टॉप 100 में होता है वो इंडेक्स में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हमें ये फंड के द्वारा हमें कंट्री रिस्क हमारे निवेशकों को नहीं
भुगतना होगा। कि अगर आप देखते हो, अगर हम एक ही कंट्री में जो इन्वेस्ट करते हैं या फिर 2 कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पॉलिटिकल रिस्क या कंट्री रिस्क आपको आपके पोर्टफोलियो में आता है। लेकिन क्योंकि ये फंड 10 कंट्रियों में इन्वेस्ट करता है, आपको सिर्फ ये जो 100 कंपनियां हैं उनमें निवेश करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। और हमें क्या माना है कि आप देखते हो जैसे लुई विटॉन या फिर नेस्ले, आप देखते हो नेस्ले अगर यूके में लिस्ट होता है या फिर जर्मनी में लिस्ट है या फिर स्विट्जरलैंड में लिस्ट होता है, उसका कोई फर्क पड़ता नहीं कि ये ग्लोबल बिजनेस और ग्लोबल कंपनी है। इसलिए हमें एक इंडेक्स आपको देना था जहां पे आपको सभी ये डेवलप्ड नेशंस है उनके जो टॉप कंपनीज में आपको निवेश करने का अपॉर्चुनिटी हो, और उनके करेंसीज में भी आपको ये डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। और आपको ये जो इंडेक्स देखते हो वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स में आपको कोई भी एक सिक्योरिटी का कंसंट्रेशन नहीं मिलता है, आपको कोई भी सेक्टर का कंसंट्रेशन नहीं मिलता है, और कोई भी आपको कंट्री का भी कंसंट्रेशन इसमें नहीं होता है। तो इसके हिसाब से बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है। अगर आप यूएस को देखो, बहुत सारा कंसंट्रेशन टेक में रहा है, लेकिन ये एक इंडेक्स है जहां पे बहुत ही डाइवर्सिफाइड सभी सेक्टर्स का है, इसलिए उसमें ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। ओके विकास, अब आप ये बताइए कि जो एक ग्लोबल एक्सपोजर किसी निवेशक को चाहिए, पहले तो क्या एक किसी पर्टिकुलर निवेशक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश सही माना जाता है? क्या नया निवेशक है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में निवेश कर सकता है? इससे जुड़े हुए जोखिम क्या है? मेरे ख्याल से ये शायद निवेशकों के लिए समझना जरूरी है। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है स्वाति। जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो उनको ऑब्वियसली डोमेस्टिक मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहां से शुरू करिए, बैलेंस्ड फंड से शुरू करिए, फिर वो जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाए तो इक्विटी की तरफ जाइए। और इन्वेस्टर्स को अपना रिस्क एपिटाइट भी देखना बहुत जरूरी है कि उनका रिस्क एपिटाइट क्या है, कि क्या वो ये पैसा इन्वेस्ट करके यदि 3 या 5 साल के ऊपर उनको इन्वेस्ट करना होगा तो क्या उनके पास उतना समय है। यदि है तो उनको फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर की तरफ आना चाहिए, बिकॉज अगर हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो इसमें डेट टैक्सेशन लगता है। बट अच्छी चीज क्या है कि यदि आप 3 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ में आपको 20% टैक्स देना होता है, जो इफेक्टिवली अगर आप उसमें 3 साल का इन्फ्लेशन जोड़ेंगे तो इक्विटी टैक्सेशन से भी कहीं ना कहीं कम टैक्सेशन इसकी होती है। तो इसलिए ये जानकारी बहुत जरूरी है कि आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, और क्योंकि आप एक दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके अपने पॉलिटिकल रिस्क होंगे या ग्लोबल रिस्क होंगे, आपका टाइम होराइजन ज्यादा होना चाहिए। सो कोई भी टाइम होराइजन आपका 3 से 5 साल के ऊपर रहेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल जो ग्लोबल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट के फंड्स हैं वो 5 to 7 या 10% के ऊपर नहीं होने चाहिए टिपिकली। सो ये एक ध्यान में रखना जरूरी है। और कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की, तो वो अपने हिसाब से उनका एक्सपोजर बढ़ भी सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। जी, तो ग्लोबल बाजार में निवेश के मौके कहां पर है? यूएस के अलावा आप कौन से बाजारों में निवेश कर सकते हैं, इस पर आज हमने चर्चा की। प्रतीक ओसवाल और साथ ही विकास पुरी, आप दोनों का ही धन्यवाद हमारे साथ मनी गुरु की इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।